दोस्तों नमस्कार। आज 25 मई है और इंडियन एक्सप्रेस में जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स हमारे बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और आज आपको पता होगा बहुत सारे एरियाज़ में पोलिंग हो रही है, और अगर आपके एरिया में भी पोलिंग हो रही है तो जाइए वोट डालकर आइए। और पहला जो न्यूज़ हम देखने जा रहे हैं वो भी इसी पोलिंग से ही रिलेटेड है। ठीक है, अभी एक पिटीशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जो वोटर टर्नआउट का जो डेटा पब्लिश करती है इलेक्शन कमीशन, उसके रिगार्डिंग। और उस जो पिटीशन है वो डाला गया था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से, और उसमें उन्होंने मांग ये की थी कि चुनाव आयोग से ये कहा गया कि 48 आवर्स के अंदर हर पोलिंग बूथ पर जो भी वोट डाले गए हैं उसका आप एक डेटा पब्लिश करिए। और उसमें एक ये भी बात रखी गई थी कि जो फॉर्म 17C है इसकी स्कैन्ड कॉपी भी आप वेबसाइट पर लगाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर पहले चुनाव आयोग को कहा कि आप अपनी तरफ से इसका जवाब दर्ज कराइए। तो उसमें चुनाव आयोग ने ये कहा कि वेबसाइट पर हर मतदान केंद्र के मतदान का जो डेटा है उसको हम अगर पब्लिक करते हैं तो चुनावी मशीनरी जो काम कर रही है पूरे इलेक्शन के लिए उसमें एक तरह से भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। ठीक है, और फॉर्म 17C के बारे में उन्होंने जवाब दिया कि फॉर्म 17C को पब्लिक करना जो है वो किसी भी तरह से लीगल फ्रेमवर्क के अंदर नहीं है, और इससे जो है वो पूरे चुनावी क्षेत्र में गड़बड़ी हो सकती है। और इन जो डेटा रिलीज़ किया जाएगा उसके स्क्रीनशॉट लेके या उसकी इमेजेज से छेड़छाड़ करके किसी भी तरह से इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है। और उसके बारे में अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई देते हुए ये कहा कि चूँकि इलेक्शन अभी चल रहे हैं और 5 फेज हो चुके हैं तो बीच चुनाव में हम ऐसा कोई आदेश जारी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इससे फिर जो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस है वो हो जाएंगी, और इसीलिए इसको हम फिर, लेकिन हम याचिका खारिज नहीं कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से मांग की गई थी इस तरह की याचिका को अब खारिज कर दी गई। क्यों कि ऐसी जो पिटीशंस डाली जाती हैं वो केवल और केवल जो हमारे इलेक्शन प्रोसीजर है उसकी क्रेडिबिलिटी को एक तरह से डाउटफुल करने के लिए होती हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका तो नहीं खारिज की, लेकिन ये कहा कि अभी तत्काल कोई ऐसा हम स्टे या कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकते कि आप 17C को अपलोड करिए और डेटा को 48 आवर्स के अंदर पब्लिश करिए। तो ये सारा जो एक तरह से विवाद है ना वो इस वजह से भी निकला क्योंकि जो चुनाव आयोग जो डेटा रिलीज़ कर रही है, आप देखेंगे पिछले 3, 4, 5 फेजेज़ में डेटा में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आया है कि चुनाव जिस दिन हो रहा है उसके शाम में चुनाव आयोग जो डेटा दे रहा है और बाद में जब वो फाइनल डेटा जारी कर रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है। तो यही इसी बात पे बहुत लोगों का सवाल था कि ऐसा कैसे हो रहा है, और इसकी एक तरह से तह तक जाने की बात की गई है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ऐसा कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। अब बात करते हैं 17C जो है जिसकी बात हो रही है वो क्या है। तो अगर सीधा सीधा समझें तो 17C का मतलब ये होता है कि किसी एक पोलिंग स्टेशन पे या पोलिंग बूथ पे टोटल कितने वोट डाले गए हैं, और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन डाली जाती है। ये कि जो यहाँ पे इस पोलिंग स्टेशन पे जो EVM है वो किस सीरियल नंबर की है, जो वहाँ पर कितने मतदाता हैं इस मतदान केंद्र पर। ठीक है, और 17A के तहत जो मतदाताओं के रजिस्टर हैं उसमें वोटर्स की संख्या कितनी है। तो ये सारी चीज़ें इस फॉर्म में भरी जाती हैं, और जितने भी वोटिंग मशीन्स यूज़ हो रहे हैं इस पोलिंग स्टेशन पे और उसमें कितने वोटर टोटल वोट जो है वो दर्ज किए गए हैं। ठीक है, और इसी फॉर्म का एक अगला पार्ट जो है वो होता है जिसको कि इलेक्शन के काउंटिंग के दिन यूज़ किया जाता है, और उस फॉर्म में ये लिखा होता है किसी एक जो कैंडिडेट था यहाँ इस पोलिंग स्टेशन से उसको टोटल कितने वोट मिले हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो इस फैसले और 17C के रिगार्डिंग थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपके लिए यहाँ एक इन्फॉर्मेशन है जो हमारी एंशिएंट की बुक आई है अभी, वो जो डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर के द्वारा लिखी गई है, और इसको अभी हाल में आपने देखा होगा कि जो बिहार के गवर्नर हैं उन्होंने इसे रिलीज़ भी किया है। तो ये अभी आप इसे बुक कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट पर विजिट करिए। और एंशिएंट की बुक भी अवेलेबल है और जो करंट अफेयर्स आई है उसकी बुक भी अवेलेबल है। और इस करंट अफेयर्स की बुक में 11 मई तक का करंट अफेयर्स पूरा तरह कवर किया गया है, तो आप इसके लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही सारा न्यूज़ है डिटेल्ड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक न्यूज़ था, हाँ चलिए, हाँ एक ये अभी चर्चा में, और जैसे आप देखते होंगे कि जैसे भी इलेक्शन आता है तो दिल्ली जो है वो एक तरह से जंग का अखाड़ा बन जाती है और अलग अलग पार्टियों के अपने अलग अलग क्लेम्स होते हैं। और जो स्टेटहुड वाला जो मुद्दा है ना, वो काफ़ी वोटर को अपीज़ भी करता है। तो अपनी सारी पार्टियां अपने अपने लेवल पे इसके क्लेम को आगे बढ़ाती हैं। ठीक है, तो तीनों पार्टियां जो मेन पार्टियां हैं जो लड़ रही हैं, उन्होंने भी इसके स्टेटहुड को लेकर बातें करी हैं। तो इसमें से 2-3 बातें हमारे जानने के लिए हैं। पहली बात तो ये कि 1956 में दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। ठीक है, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब पास हुआ तो उसमें सीएम का पोस्ट रिमूव कर दिया गया था, लेकिन फिर 1993 में सीएम का पोस्ट तो बहाल कर दिया गया, लेकिन दिल्ली को फुल स्टेटहुड नहीं मिला है। और उसके बाद से दिल्ली के लिए स्टेटहुड का जो मुद्दा है वो हर चुनाव में इस तरह से नए फ्लेवर में सामने आता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपको पता होगा कि बहुत सारे एरियाज़ में जो पूरे भारत में है उसमें भारत के बहुत सारे हिस्सों में अभी सीवियर हीट वेव देखा जा रहा है। तो अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आप काम करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक ये न्यूज़ है, इसमें आप इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट के जो वॉलंटियर्स होते हैं वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं। एक साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोन रेमाल। ठीक है, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 26 और 27 के आसपास आपको जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वेस्ट बंगाल हो गए, नॉर्थ उड़ीसा हो गया, मिज़ोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया और साउथ मणिपुर, इनके जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उससे ये टकराने वाला है। और इसकी वजह से काफ़ी हेवी रेनफॉल के देखने की उम्मीद जताई गई है। और इसका जो नाम साइक्लोन रेमाल दिया गया है वो दिया गया है ओमान की तरफ से। ठीक है, लेकिन जो हमारे मौसम वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये कहा है कि ये कोई खास सीवियर इसका इफेक्ट नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ प्रिपरेशन अपनी स्टैंड होनी चाहिए और इससे जितना बचा जा सकता है लॉसेस से उसमें हमें आगे देखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ एक ये न्यूज़ है, अभी चाइना ने एक मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट करी है बिल्कुल ताइवान के मेन आइलैंड्स पे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे अभी न्यूज़ देखेंगे और काफ़ी डिटेल में इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और इस आर्टिकल में ना जो एआई और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके मिसयूज से इलेक्शन को किस तरह से टेम्पर किया जा सकता है और किस तरह से इसमें डीप फेक्स वगैरह यूज़ करके इसको ऑल्टर किया जा सकता है, इसके रिज़ल्ट को एक तरह से प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है, उसके रिगार्डिंग बातें इसमें की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सारे इलेक्शन का ही है इसमें। हाँ, एक हम न्यूज़ यहाँ पे कवर करेंगे थोड़ा सा डिटेल्ड से। ठीक है, चलिए देखते हैं इसे। अभी प्रधानमंत्री साहब जो पंजाब में इलेक्शन कैंपेन को कवर कर रहे थे और उन्होंने एक बात उठाई कि अगर वो 1971 में जब हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराते हुए पाकिस्तान से एक लड़ाई लड़ी थी और उसमें ये कहा था कि जो इंडियन फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर में काफ़ी अंदर तक चली गई थी, है ना, उस वॉर में। तो प्रधानमंत्री साहब ने उसी नब्ज को एक तरह से छूने की कोशिश की है कि अगर मैं 1971 में अगर मैं होता तो करतारपुर वाला जो गुरुद्वारा वाला जो हिस्सा है उसको भारत में मिला लेता। तो ये इलेक्शन कैंपेन में कही गई बात है, लेकिन इसके थोड़े से रिपरकशंस हैं, उसको हम लोग कवर करते हैं। और उस वॉर के बारे में आपको ध्यान होगा कि लगभग 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर को हमने रिलीज़ किया था। ये दुनिया में अपने आप में एकदम रेयर एग्जाम्पल है ये, है ना। तो प्रधानमंत्री साहब ने वही कहा कि अगर हम उनके इतने सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर को रिलीज़ करते तो उसके बदले में हम ये करतारपुर गुरुद्वारा अपने इंडियन टेरिटरी में उसको शामिल कर लेते, है ना। तो अब इसकी बात करते हैं। तो वहाँ पे जो लड़ाई थी हमारी, जो एक तरह से फ्रंट वहाँ पे था, वो था डेरा बाबा
नानक सेक्टर जो कि पंजाब में है, और वो बहुत नज़दीक है आपके करतारपुर साहिब गुरुद्वारा से। और करतारपुर साहिब इसलिए भी सिखों के लिए पूजनीय बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो गुरु नानक देव से जुड़ा हुआ है ना। तो जो वहाँ जो हमारी आर्मी का जो पर्पस था वो केवल यही था कि जो वहाँ पे सेक्टर है, जो डेरा बाबा नानक सेक्टर है, उसमें एक पाकिस्तानी एक पोस्ट को कैप्चर करने का, और उसके थ्रू जो आर्मी, जो पाकिस्तानी आर्मी का जो एसेस था ब्रिजेस के लिए रावी रिवर के अक्रॉस, उसको एक तरह से रेस्ट्रिक्ट करने के लिए था। और वहाँ कहीं भी ये करतारपुर गुरुद्वारा को कैप्चर करने का या अपने अंदर लेने का कोई पर्पस वहाँ पे नहीं था। ठीक है, अब इसके पीछे की कहानी जानते हैं। और इस आर्टिकल में एक जगह चर्चा आपने देखी होगी, पंजाब बाउंड्री कमीशन। तो अब हम पंजाब बाउंड्री कमीशन के बारे में जानेंगे और उससे कैसे ये जो पूरा मामला है वो कैसे रिलेटेड है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये है पंजाब बाउंड्री कमीशन। ठीक है, तो पंजाब बाउंड्री कमीशन जो बनाई गई थी वो रेड क्लिफ की अध्यक्षता में बनाई गई थी, और इसमें दो बनाए गए थे कमीशंस। एक तो पंजाब बाउंड्री कमीशन और एक बनाया गया था बंगाल बाउंड्री कमीशन। तो जो पंजाब बाउंड्री कमीशन बनाया गया था वो रेड क्लिफ की अध्यक्षता में ही था, और उसमें कांग्रेस की तरफ से 2 मेंबर थे और मुस्लिम लीग की तरफ से 2 मेंबर थे। ठीक है, और कांग्रेस की तरफ से जो थे इसमें थे जस्टिस मेहरचंद और जस्टिस तेजा सिंह। और अगर मुस्लिम लीग की बात करेंगे तो उनकी तरफ से थे दीन मोहम्मद और मुनीर साहिब, है ना। तो जो मेहर, ये आप देख रहे हैं ये हैं जस्टिस मेहरचंद। तो अब इनकी थोड़ी सी बात करते हैं जस्टिस मेहरचंद की। तो इनके जो हमारा जो संविधान है उसमें इनकी वजह से एक अमेंडमेंट भी हुआ है। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। तो राइट टू प्रॉपर्टी, इसके रिगार्डिंग इन्होंने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था, और उसी जजमेंट को बेसिस बनाते हुए रास्ता बनाया गया था 4th अमेंडमेंट का। ठीक है, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, और इसी मेहरचंद महाजन को पंजाब बाउंड्री कमीशन में डाला गया था। और जब ये कमीशन की मीटिंग हो रही थी तो वहाँ पे गुरदासपुर वाला जो इलाका था उसमें 4 तहसीलें थी। ठीक है, बटाला, गुरदासपुर, सकरगढ़ और पठानकोट। तो अब ये कहा गया कि जो वहाँ पर जो सिख और जो मुस्लिम्स और हिंदू के पॉपुलेशन है उनके अकॉर्डिंग इसको बांटा जाना था आपको भारत और पाकिस्तान में। जो इन 4 तहसीलों का जो बंटवारा होना था उसी में केवल एक सकरगढ़ है जो कि पाकिस्तान के हिस्से में आया, और बाकी के 3 जो बटाला थे और एक था गुरदासपुर और एक था पठानकोट, ये 3 आए भारत के हिस्से में और केवल सकरगढ़ आया पाकिस्तान के हिस्से में। और इसी सकरगढ़ में ही है आपको ये करतारपुर साहिब कॉरिडोर। ठीक है, और कांग्रेस ने बाद में कहते हैं कि कमीशन के सामने ये अपील भी की थी कि ये कॉरिडोर जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर है और उसके साथ ननकाना साहिब, इनको भी भारत में दे दिया जाए, लेकिन बातें फिर आगे फाइनल स्टेजेस में नहीं गई। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और बात करते हैं इस जस्टिस मेहरचंद जी के बारे में। और जब फाइनल मर्जर हो जाता है जम्मू कश्मीर का इंडिया के अंदर, और यही मेहरचंद को बनाया जाता है फर्स्ट PM ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि जब एक बार ये सिचुएशन आया था, जब आप देखेंगे कि जिन्ना ने अपनी जो पाकिस्तान आर्मी है उसको अंदर तक भेज दिया था और कश्मीर का एक तरह से बंटवारा होने की बात हो रही थी, तो वहाँ पर जब कहा गया था नेहरू की फोर्स भेजें कि ना भेजें, और ये पूरी कहानी आपको बहुत कुछ इसमें पता भी होगा। तो वहाँ पर यही मेहरचंद थे जिन्होंने नेहरू को कहा था कि आपको शेख अब्दुल्ला को जो भी ताकत देनी है दीजिए, लेकिन जल्दी से जल्दी श्रीनगर में सेना भेजिए क्योंकि यहाँ पे हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप नहीं जल्दी कदम उठाते हैं तो मैं मजबूर हो जाऊँगा खुद जिन्ना के पास जाके बात आगे बढ़ाने की। ठीक है, तो ये थोड़ी बातें हमने करतारपुर साहिब कॉरिडोर की भी की और थोड़ी जस्टिस मेहरचंद की भी की। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आगे आगे।
हाँ, एक ये न्यूज़ है कि जिसमें कि जो बंगाल की हाई कोर्ट है, उन्होंने एक अभी बंगाल में हाई कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के जो मार्च 2010 और मार्च 2012 के बीच में जो भी फैसले थे, जिसमें उन्होंने 77 कम्युनिटीज क्लासेस क्रिएट की थी, जिसमें से 75 थे मुस्लिम्स के, और उनको ओबीसी के कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन देने की बात की थी। अब चूंकि हाई कोर्ट ने सारे जो ऑर्डर्स हैं, जो डिसीजन हैं, उनको एक तरह से हटा दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि लगभग इस कैटेगरी, मतलब जो ये 77 कैटेगरी जो जनरेट की गई थी ओबीसी के अंदर रिजर्वेशन के लिए, जिसमें कि मोस्टली मुस्लिम्स थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो 5 लाख के करीब लोगों को ओबीसी सर्टिफिकेट्स रिलीज किए गए थे, उन सब को रद्द कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि उन सर्टिफिकेट से जो भी लाभ ले चुके हैं पहले, या किसी नौकरी में वो शामिल हो चुके हैं, या नौकरी प्राप्त कर चुके हैं, या चयन प्रक्रिया में आ चुके हैं, उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे वो भविष्य में किसी भी तरह का लाभ उसके थ्रू नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें कोर्ट का ये कहना था कि हमारे यहाँ जो आपको ध्यान होगा इंदिरा सोनी केस, जिसको कि मंडल जजमेंट भी कहते हैं, उसमें भी 9 जजेस बेंच थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि ओबीसी का जो आइडेंटिफिकेशन और जो क्लासिफिकेशन है, वो आप किसी भी आधार बेसिस के रिलीजन के बेसिस पे उसको आप नहीं कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये कहा था कि सारे स्टेट जो हैं उनको अपने यहाँ बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आगे चीज़ें बढ़ानी पड़ेंगी, और स्टेट ओबीसी लिस्ट में कौन आएगा और कौन उस लिस्ट से बाहर जाएगा, वो उनके रिकमेंडेशंस के लिए वो होंगी वो संस्थाएं। ठीक है, और कोर्ट ने एक चीज़ भी नोटिस की कि जो कमीशन है, उन्होंने इतना आनन फानन में ये रिकमेंडेशन दी सरकार को, कहा गया कि चीफ मिनिस्टर ने पब्लिकली अनाउंस किया कोटा फॉर मुस्लिम्स, और उसके तुरंत बाद उन्होंने उसको स्टेटस जनरेट कर दिया। ठीक है, तो रिलीजन बेस्ड जो कोटा है, ये अभी पूरा अपने पॉलिटिकल डिस्कोर्स में पूरा हॉट टॉपिक बना हुआ है, और इस पर खूब सारी बातें हो रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। और एक न्यूज़ ये है, उसमें ये कहा गया है कि अभी आपने देखा होगा GPT-4o लॉन्च हुआ है, जो कि कंपनी OpenAI लेकर आई है, और गूगल का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट एस्ट्रा या अस्त्रा इसको कह लीजिए, वो दोनों एक ही बेसिस पे हैं, जिसमें कि ये अपने पिछले वर्जन जो था, जिसमें कि आपको आउटपुट के लिए टेक्स्ट डालना होता था, क्वेरी टाइप करनी होती थी, उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिलता था। लेकिन इन दोनों GPT-4o और प्रोजेक्ट एस्ट्रा, इसके हिसाब से क्या होगा कि ऑडियो और विजुअल इनपुट भी देंगे तो वो आपको आउटपुट जनरेट करके देगा। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो नए हैं, इनको AI एजेंट्स कहा जा रहा है, और ये सबसे कमाल का आविष्कार है। और ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल जैसे हम कन्वर्सेशन करते हैं, बिल्कुल ये AI जो एजेंट्स हैं वो उसी तरह से कन्वर्सेशन करेंगे, बिल्कुल ह्यूमन लाइक चैट्स अब पॉसिबल हो सकेंगे। और इसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी पहले जो AI सिस्टम्स थे, वो आपको जो इंटरेक्शन था उनका, वो लैंग्वेज मॉडल्स था, जिसमें कि टेक्स्ट बेस्ड इनपुट होते थे, तब आपको आउटपुट मिलता था। लेकिन ये सारे जो मल्टी मॉडल इंगेजमेंट है, जिसमें कि आपको टेक्स्ट होगा, इमेज होगा या वॉइस होगा, वो तीनों तरह के इनपुट्स पे आपको आउटपुट जनरेट करके देगा, है ना। तो एक तरह से आपका बिल्कुल पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स मिलेगा आपको इसके। और जो गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई, वो तो कहते हैं कि जैसे आप आपस में बातें करते हैं, वैसे ही आप इन AI एजेंट से बातें कर सकेंगे, है ना। अब इनके अगर एप्लीकेशन की बात करें इन AI एजेंट्स की, तो ये कुछ आपको बहुत सारे टास्क ऑफर कर सकते हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं आपके लिए, है ना, कस्टमर सर्विस कर सकते हैं आपके लिए ये। और अगर एजुकेशन और ट्रेनिंग के फील्ड में देखेंगे तो ये आपके लिए पर्सनल ट्यूटर हो सकते हैं, और आपके लर्निंग स्टाइल और नीड के हिसाब से ये आपको आगे गाइड भी कर सकते हैं। और अगर हेल्थ केयर में इनके एप्लीकेशन की बात करें, तो मेडिकल जो प्रोफेशनल हैं उनको ये असिस्ट कर सकते हैं। कैसे? तो रियल टाइम एनालिसिस कर सकते हैं डायग्नोस्टिक सपोर्ट के थ्रू, और मॉनिटरिंग पेशेंट के थ्रू भी ये उनको, मेडिकल जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ये AI एजेंट्स हेल्प कर सकते हैं। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब एक अभी न्यूज़ आपने देखा होगा, अभी इसकी चर्चा भी हुई है कि नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने जो पैलेस्टाइन है उसको मान्यता देने की बात कही है। तो अगर इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है पैलेस्टाइन को, तो इसमें आप देखेंगे कि आज के डेट में 139 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि फ़लस्तीन को एक एज अ नेशन उसको मान्यता देती है। ठीक है, अभी हाल में आपको ध्यान होगा कि 10 मई को जब एक रेजोल्यूशन डाला गया था इसको कंप्लीट मेंबर के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में उसको लेने की, तो उसमें आपको ध्यान होगा कि 193 उसके टोटल मेंबर्स हैं और उसमें से 143 देशों ने इसको एक पूर्ण सदस्य के रूप में मान्यता देने की बात कही थी। और अगर आज के डेट में उसके स्टेटस देखेंगे आप पैलेस्टाइन की, तो वो एज अ मेंबर स्टेट तो नहीं है लेकिन परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट तो है ही है ना। और ये 2012 जब हुआ था तब इनका स्टेटस चेंज करके नॉन मेंबर परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस से अब इनको परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, और फ़लस्तीन की बात करें तो ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने इसको मान्यता भी दी है और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का ये मेंबर भी रहा है, जिसमें से कि एक अरब लीग है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो OIC बोलते हैं उसका भी मेंबर है, और अब बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी इनको मान्यता दी हुई है पहले ही। और अगर भारत की बात करें तो भारत इसको 1988 में ही मान्यता दे चुका है। और 1988 में बहुत सारे देश हैं जैसे कि हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, बुल्गारिया, ये सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी इसको मान्यता दी थी। तो ये जो रिकॉग्नाइज किया जाता है एज ए स्टेट, तो उसके बारे में बात करें अगर थोड़ा सा, तो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन था जब 1933 का ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ स्टेट, तो उसमें उन्होंने 4 कंडीशन रखी हैं किसी स्टेट के लिए कि उसको एज अ स्टेट कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। उसके लिए 4 कंडीशंस थी। पहला तो ये एक परमानेंट पॉपुलेशन हो, उसकी टेरिटरी एकदम वेल डिफाइंड हो, ठीक है, गवर्नमेंट हो, किसी भी अदर स्टेट्स या नेशंस के साथ रिलेशंस में जाने के लिए वो कैपेबल हो फुल्ली, है ना। तो ये 4 बातें रखी गई थी किसी भी स्टेट को रिकॉग्नाइजेशन मिलने के लिए। ठीक है, अब क्या प्रोसीजर है इसके, कैसे एडमिशन मिल जाता है किसी भी मेंबर स्टेट को यूएन में, तो उसमें ये है कि यूएन जनरल असेंबली में जो वोटिंग होगी उसके हिसाब से, और उसमें अगर 2/3 मेजॉरिटी हो जाती है उस मेंबरशिप बिड पे, तो उनको एज अ मेंबर स्टेट रिकमेंड कर दिया जाता है। अब यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसका क्या रोल है इसमें, तो किसी भी स्टेट के रिकॉग्निशन के लिए जो भी बातें आगे बढ़ेंगी वो केवल और केवल तब बढ़ेंगी जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उस पर अपना रिकमेंडेशन दे देता है। ठीक है, और अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इसमें 5 आपको परमानेंट मेंबर होते हैं और जो 10 होते हैं वो टेम्परेरी मेंबर होते हैं जिनकी मेंबरशिप जो है वो रोटेशनल बेसिस पे कंसीडर की जाती है। तो अब ये है कि मिनिमम 9 मेंबर होने चाहिए और यूएन जो परमानेंट 5 हैं उनकी तरफ से किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन उनके एप्लीकेशन पे नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो कोई भी स्टेट को रिकॉग्निशन मिल सकता है। ठीक है, अब जब इतना बड़ा यहाँ पे युद्ध छिड़ा हुआ है इजराइल से, तो उसके बीच में अगर ऐसी बातें होती हैं तो शांति की तरफ रास्ता हो सकता है, आगे बढ़ भी सकता है ना। अब अगर यूएन में अगर फ़लस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता मिल जाती है तो ये अब ये देखने की बात है कि इसमें दिक्कत क्या क्या आ रही हैं या क्या आ सकती हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इनकी जो बाउंड्री है वो कैसे डिसाइड होगी, कि इनका जो राजधानी है इनकी वो कैसे बनेगी, और जो दोनों इसमें वो हैं पक्ष हैं वो अपना अपना क्या मूव इस पे रखने वाले हैं। ये सारी बातें हैं जो इसको मामले को और कॉम्प्लिकेट कर रही हैं। ठीक है, और इन सब बातों से कहीं ना कहीं इजराइल पे भी प्रेशर बढ़ेगा ही कि वो किसी तरह से पीस की तरफ बढ़ें। ठीक है, चलिए, बस जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी अपने एडिटोरियल में कि जो चाइना और जो ताइवान का जो टसल है उसके बारे में थोड़ी बातें करेंगे, तो वही हम करते हैं। अभी चाइना ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया है, उसका नाम है ज्वाइंट
सॉर्ड 2024A, ये 2 दिन का एक तरह से एक्सरसाइज था। और इसमें कहते हैं कि ताइवान के बिल्कुल नज़दीक जाके उन्होंने ये एक्सरसाइज किया है और उसमें इतना एग्रेशन दिखाया है चाइनीज़ सिक्योरिटी फोर्सेस ने, तो उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि ये जो PLA है उनका, वो ताइवान के जो मेन सिटीज़ हैं उन पे और उनके पोर्ट्स पे अटैक और कैप्चर करने की जो एक्सरसाइज है उसकी बात ये कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। और चाइना के जो रुख में जो अचानक से ये एग्रेशन आया है, वो आया है अभी जो नए राष्ट्रपति वहाँ उन्होंने शपथ ली है, विलियम लाई। और जो उनकी बात करें तो पार्टी है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, और उन्होंने लगातार तीसरी बार जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो जीता है ना। और उसी की तरफ से जो अभी प्रेसिडेंट हैं विलियम लाई, और उन्होंने शपथ ली और उसके बाद से उन्होंने अपने भाषण में चाइना को चाइना कह के बुलाया। और कहा जा रहा है कि ये जो अचानक से डिक्शनरी में जो चेंज आया है उनके भाषण में, वो बहुत बड़े टकराव का एक तरह से संकेत है, क्योंकि चाइना ताइवान को एक अलग एंटिटी या सेपरेट सोवरेन स्टेट नहीं मानता है। वो कहता है कि वो चाइना का ही पार्ट है ना। एक मेनलैंड चाइना है और एक ये ताइवान है। तो वो हमेशा से 1 नेशन 2 सिस्टम की बात करता है चाइना, लेकिन ताइवान अपने आप को एज ए सोवरेन स्टेट मानता है। और ये जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, और उनको कहा जाता है कि ये सोवरेनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा अपने प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए इस पार्टी और इसके जो प्रेसिडेंट के जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में चाइना में एग्रेसिव बहुत स्टैंस देखा जाता है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भी जो चाइना की तरफ से जो मिलिट्री ड्रिल की जाती है उसमें बिल्कुल ताइवान के आसपास जो भी आइलैंड है जिसपे कि एक तरह से ताइवान अपने क्लेम रखता है, जैसे कि आपको किनमेन है, मात्सू है, वुकयू है और डोंगिन है, ये सारे जो आइलैंड है वो एक तरह से ताइवान अपने सॉवरेनिटी का उसको पार्ट मानता है। लेकिन चाइना ने उस पर भी सारी ये जो ड्रिल है वो ऑर्गेनाइज़ किया है। तो इसलिए कहा जाता है कि अब ये जो दोनों का जो तनातनी है एक तरह से वो अलग जोन में चली गई है। और ये सारे आइलैंड के साथ साथ आपको 2 चीज़ें और ध्यान में रखनी है। एक तो है वासी चैनल या वासी चैनल कह लीजिए, और एक है मीडियन लाइन, है ना। तो वासी चैनल की अगर बात करें तो जैसा कि आप इस मैप में देख रहे होंगे, ये ताइवान है और ये फिलीपींस है, और इसको एक तरह से ये सेपरेट करता है ना। और अगर वासी चैनल की बात करें तो ये जो हमारा फिलीपींस है उसका एक आइलैंड है माविलिश, और उस फिलीपीन के माविलिश आइलैंड को ताइवान के आर्किड आइलैंड के बीच में एक ये वाटर चैनल है, ठीक है। तो ये वासी चैनल की बात हो गई। और अगर इसके और डिटेल में बात करें अगर हम, तो हम देखेंगे कि ये जो ईस्ट चाइना सी है, ठीक है, और जो साउथ चाइना सी है, उनको कनेक्ट करने वाला एक आपको स्ट्रेट है लुजोन, ठीक है। तो उस लुजोन स्ट्रेट का एक तरह से ये वासी चैनल पार्ट है। अब बात करेंगे अगर ये मीडियन लाइन की, तो इसके बारे में देख। और ये एक्सरसाइज इतना एग्रेसिव था चाइना का कि कहते हैं कि ये जो मीडियन लाइन है एक तरह से अनऑफिशियल बॉर्डर है ये इनका, चाइना और ताइवान के बीच का, उसको उन्होंने कई बार क्रॉस किया इन एक्सरसाइज के माध्यम से। और अगर इस मीडियन लाइन की बात करें तो चाइना और जो ताइवान है उसके कोस्टल एरियाज़ के 50 जो नॉटिकल माइल्स हैं उसके ये एक लाइन है जिसको कि आज के डेट में उन दोनों के बीच का एक इनफॉर्मल बॉर्डर कहा जा रहा है, ठीक है। तो आप इस मैप में यहाँ पे देख सकते हैं मीडियन लाइन को, और हमने देखा अभी वासी चैनल को, और जो कुछ आइलैंड थे उनके भी हमने बात करी। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है उसको यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।